आप जानते हो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसकी शुरुआत हुई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन आफ्टर लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपर्शन, कंबाइनिंग वेट्स एंड एवोगैड्रो। ये सभी लॉ तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत फेमस है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लेकिन टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपर्शन, जिसको ऐसा भी कहते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वेट्स। सो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वेट्स और रेसिप्रोकल प्रपर्शन इंपॉर्टेंट इतना है कि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यू इस पर से आते हैं, बराबर। पिछले 5 साल के पेपर देख लो, उसमें से 2 एमसीक्यू आए हैं, बराबर। तो पहले मैं इस लॉ को एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसका स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा। पहले समझिए, फिर ही आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। ओके, रेसिप्रोकल प्रपोर्शन और कंबाइनिंग वेट का एग्जांपल लेते हैं। हम कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे, जैसे यहाँ पे है क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। सो HCl and O, 3 examples of element we will take। चलो, H को नंबर A कहते हैं या फिर नंबर 1 कहते हैं, Cl को नंबर 2 और ऑक्सीजन को नंबर 3 कहते हैं। और आपको पता होगा हाइड्रोजन और क्लोरीन किस रेशियो में कंबाइन होते हैं, 1:1, मतलब फॉर्मूला क्या होगा, HCl। फिर आपको बता दूं क्लोरीन और ऑक्सीजन वो भी 2:1 रेशियो में कंबाइन होके बनाते हैं Cl2O। तो क्वेश्चन ऐसा होता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क करके सीधा प्रश्न पूछा जाता है, बराबर। हाइड्रोजन जुड़ा क्लोरीन से, क्लोरीन जुड़ा ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाएंगे, उसे लॉ ऑफ कंबाइनिंग वेट्स कहा जाता है। तो बच्चों, एग्जाम में मैंने जितना येलो कलर से आपको शेड दिया है उतना ही एग्जाम में देते हैं। H देंगे, Cl और ऑक्सीजन, फिर HCl और Cl2 लिखा होगा, यहाँ फाइंड करना है। सो सबसे पहले है ना, आप लोग फॉर्मूला को मास में कन्वर्ट कर दो। जैसे HCl है, तो HCl में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम, क्लोरीन का 35.5, so the ratio should be 1:35.5, 1:35.5। ओके, चलो, ये आप जानते हो कि हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, तो रेशियो ये होगा। राइट साइड देखो, Cl2O लिखा है, मतलब क्लोरीन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो बच्चों, क्लोरीन 1 एटम हो तो 35.5, 2 एटम्स है तो मल्टीप्लाई बाय 2 होके 71 होगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, एक ही एटम है तो 16। तो आपने क्या किया, उस फॉर्मूला को मास में कन्वर्ट करके रेशियो फॉर्म में लिखा। चलो, हमें कंपैरिजन करनी है, दोनों फॉर्मूला में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन। तो कंपैरिजन करने के लिए कॉमन एलिमेंट के मास को कॉमन करना पड़ेगा। तो चलो, हाइड्रोजन और क्लोरीन का रेशियो 1:35.5 है ना, और राइट साइड 71 है। तो हम इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 1 2 जा 2, 35.5 2 जा 71, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, क्लोरीन का मास 71 लेफ्ट साइड एंड 71 राइट साइड। अब आप कंपेयर कर सकते हो। तो देखो, हाइड्रोजन 71 ग्राम क्लोरीन से जुड़े तो 2 ग्राम यूज होता है, और ऑक्सीजन 71 ग्राम क्लोरीन से जुड़े तो 16 ग्राम होता है। तो रेसिप्रोकल प्रपोर्शन का मतलब है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के सेम मास से जिस प्रपोर्शन में कंबाइन होते हैं, वही प्रपोर्शन में एक दूसरे से कंबाइन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइड्रोजन इज टू क्लोरीन इज टू ऑक्सीजन, मास है उनका 2:71 is to 16, ओके।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 71 ग्राम क्लोरीन से 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी प्रपोर्शन में एक दूसरे से जुड़ेंगे और फाइनली बनाएंगे H2O। क्योंकि आप जानते हो 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब O, क्योंकि 1 ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है ना, तो 16 वन जा 16, एक ऑक्सीजन। 2 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 2 एटम्स हुए, इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, H2O मतलब 2:16। शॉर्ट में समझाऊं तो A और C एलिमेंट B एलिमेंट के सेम मास से जुड़ते हैं, तो वो दोनों एलिमेंट भी उसी प्रपोर्शन में या उसके मल्टीपल में एक दूसरे से जुड़ेंगे। ओके, इसे कहते हैं लॉ ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंबाइनिंग वेट्स। ओके, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। H और Cl ने बनाया HCl, Cl और ऑक्सीजन ने बनाया Cl2O। तो दोनों का मास प्रोपोर्शन देखो, 1:35.5, 71:16। कंपेयर करने के लिए हम दोनों का मास 71 कर देते हैं, तो राइट साइड तो 71 है, लेफ्ट साइड 35.5 था। हमने पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 2 जा 2, 35.5 2 जा 71, तो रेशियो होगा 2:71:16। तो दोनों एलिमेंट जिस मास से तीसरे के सेम मास से जुड़ेंगे, उसी रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं। ओके, इसे कहेंगे कंबाइनिंग वेट्स और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम लेने वाले बच्चों फॉस्फोरस, फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन। ओके, 3 एलिमेंट्स हैं, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, क्लोरीन। आप जानते हो हाइड्रोजन और फॉस्फोरस PH3 बनाते हैं, फॉस्फिन गैस। फॉस्फोरस और क्लोरीन बनाते हैं PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब आपको बताऊं, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास है 31। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेशियो क्या होगा, तो आप देख सकते हो फॉस्फोरस का 31 ग्राम, हाइड्रोजन 3 है, तो 3 1 जा 3। ओके, राइट साइड देखो PCl3, तो फॉस्फोरस एक ही है तो 31 होगा, और क्लोरीन 3 है तो 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा, 106.5। क्लोरीन का 35.5, 3 जा 106.5 आया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीसरा एलिमेंट जो है वो सेम प्रपोर्शन में 31:31। ओके, तो मैं मास रेशियो लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन। हाइड्रोजन है 3 ग्राम्स, फॉस्फोरस है 31 ग्राम एंड क्लोरीन है 106.5 ग्राम। तो दो डिफरेंट एलिमेंट हाइड्रोजन और क्लोरीन तीसरे एलिमेंट फॉस्फोरस के सेम मास से कंबाइन होते हैं, तो उसी रेशियो में या उसका इंटीजर मल्टीपल, उसमें वो एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो अभी मैं फॉस्फोरस को हटा दूं, तो आंसर क्या आएगा, 3:106.5। चलो बेटा, इस 3:106.5 उसमें से 3 कॉमन निकालो तो आएगा 1:35.5। तो रिजल्टिंग फॉर्मूला क्या होगा, 1 ग्राम मतलब हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन मतलब 35.5। सो आंसर शुड बी HCl। आंसर क्या आएगा बच्चों, HCl। तो ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं, ऐसे लिखेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला देते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला, यहाँ पे सेकंड देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया होगा। ऐसे बहुत सारे MCQ, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले लो, रुकरी, JEE, दिल्ली PMT, CPMT, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें होता है। इतना ही नहीं, आर्मी की एग्जाम होती है आफ्टर 12th, उसमें भी वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंपल सा लॉ है कि दो डिफरेंट एलिमेंट उसके डिफरेंट मास तीसरे एलिमेंट के सेम मास से जुड़ते हैं, तो वो दोनों भी एक दूसरे से उसी रेशियो में या फिर कोई इंटीजर मल्टीपल में कंबाइन होते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसलिए स्टेटमेंट याद रखना है, अब आपको समझ में आएगा।
if two different element combine separately with the same weight of a third element, if two different elements combine separately with the same weight of a third element, so that two elements combine together in same ratio or simple multiple of 8. समझ में आ गया? तो डिफरेंट एलिमेंट कोई तीसरे एलिमेंट के सेम मास से जुड़ते हैं तो वो दोनों एलिमेंट भी एक दूसरे से उसी रेशियो में या उसका सिंपल इंटीजर मल्टीपल में कंबाइन होंगे. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंबाइनिंग वेट. ओके, सो एमसीक्यू सेक्शन में इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे. तो ये एक लॉ रह गया था केमिकल कॉम्बिनेशन का जो आपको ध्यान में रखना है. इसके साथ साथ यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन उसके डिफरेंट 10 यूनिट्स है, बराबर, जिसमें पहला आता है कैपिटल एम मोलारिटी, फिर मोलालिटी, फिर मोर फ्रैक्शन, परसेंटेज, तीनों के तीनों, फिर पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन. तो ये 8 यूनिट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 12th में भी इतने ही है. लेकिन और दो यूनिट जो एंट्रेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों नॉर्मालिटी एंड फॉर्मालिटी. ओके, दोनों यूनिट मेडिकल रीजन में, उसके साथ साथ फार्मेसी में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं. नॉर्मालिटी को लिखते हैं कैपिटल एन, जिसका नॉर्मल ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है. जैसे मोलारिटी हो हम मोलर कहते हैं, वैसे नॉर्मालिटी में आएगा नॉर्मल. सेम वे फॉर्मालिटी उसको कैपिटल एफ कहेंगे, उसका मीनिंग होता है फॉर्मल. इट इज नोन एज फॉर्मल. तो इन दोनों यूनिट को बहुत डीप में पढ़ना है, क्योंकि नॉर्मालिटी तो एक ऐसी चीज है कि उसके अलावा केमिस्ट्री की लैब ही पॉसिबल नहीं है. केमिस्ट्री लैब में आप कोई भी रिएक्शन करो, कंबशन करो, न्यूट्रलाइजेशन करो, फिर स्टेरिलाइजेशन करो, या थर्मोडायनेमिक के एक्सपेरिमेंट हो, सभी में नॉर्मालिटी एक बेसिक यूनिट है. अभी नहीं तो लैब में भी आपको पढ़ना पड़ेगा. और लैब में क्या होता है, सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, उसमें मीनिंग नहीं समझाया जाता. एंड दैट्स व्हाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू. तो लेट अस सी फर्स्ट यूनिट, नॉर्मालिटी. ओके, नॉर्मालिटी का फॉर्मूला है 1000 into weight of solute upon equivalent weight of solute into volume of the solution in ml. फिर से 1000 into weight of solute upon equivalent weight of solute into volume of the solution. बराबर, इसको शॉर्टकट में लिखें तो आएगा 1000 into W2 upon E2 into VML. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने E लिखा है. E का मतलब और कुछ नहीं, इक्विवेलेंट मास होता है. जैसे मोलिकुलर मास को M बोलते हैं ना, वैसे इक्विवेलेंट मास को क्या लिखेंगे, E. और आपको याद होगा मोलारिटी का फॉर्मूला इससे मिलता जुलता है. मोलारिटी में यहाँ M2 होगा मोलर मास, और नॉर्मालिटी में होता है E2 मतलब इक्विवेलेंट मास. बराबर, सेम फॉर्मूला, M2 फॉर मोलारिटी, E2 फॉर नॉर्मालिटी. अगर लीटर में फॉर्मूला लिखना है टेक्स्ट बुक की तरह तो लिख सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम इन लीटर. अगर आप लीटर में वॉल्यूम लोगे तो 1000 नहीं आएगा. इफ यू आर टेकिंग इन ml सो इट विल बी 1000. तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, 1000 into W2 upon E2 into VML. अब मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपके लिए नया है बच्चों इक्विवेलेंट वेट, या फिर उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट वेट उसके डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग निकलते हैं. बराबर, हम इन सभी मीनिंग को साथ में पढ़ेंगे. इक्विवेलेंट वेट का मतलब है मोलेकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर. ये मोल नंबर नहीं है, ध्यान में रखना.
मोलिकुलर वेट अपॉन स्मॉल एन, जहां पे स्मॉल एन होता है एसिडिटी और बेसिसिटी फॉर बेस एंड एसिड, फिर टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ सॉल्ट। इतना ही नहीं, आयन का भी चार्ज हम ले सकते हैं, एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। ये आप रेडॉक्स चैप्टर पार्ट 2 में आता है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आए वैसा एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट को समझना ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसका मतलब है मोलिकुलर वेट अपॉन इंटीजर एन। एन वैल्यू है एसिडिटी, बेसिसिटी, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज, या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलो इक्विवेलेंट वेट को वन बाय वन सबके लिए पढ़ेंगे। ध्यान में रखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड और बेस उसको पढ़ते हैं। तो आप इतना जानते होंगे, लैब में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में आप जानते हो कि एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस कंबाइन होके क्या बनाएंगे, H2O। बराबर, न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग ये है ना कि व्हेन H plus of acid and OH minus of base combines and forms water molecule, this is neutralization। अच्छा, आप ही मुझे बताओ कि एसिड के पास H प्लस है तो उसको क्या चाहिए, OH माइनस, और बेस के पास OH माइनस है उसको क्या चाहिए, H प्लस। बराबर, जैसे कोई लड़का है, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो वो न्यूज़पेपर में ऐड देगा कि भाई मैरिज करवा छे, नीड अगल, या फिर गर्ल का मैरिज नहीं हो रहा है, वो अनाउंस मतलब पब्लिश करेगा कि, बराबर ना, समझ गए आप। तो वैसे है ना, याद ये रखना है कि एसिड जो है ना उसकी बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। ये मैं समझा रहा हूं आपको कि एसिड है ना उसके पास ऑलरेडी H प्लस तो है ही, तो उसको चाहिए क्या, OH माइनस, इसलिए उसकी बेसिसिटी कहते हैं। और बेस जो है उसमें होता है OH माइनस, तो उसे क्या चाहिए, एसिड, तो उसकी क्या होगी, एसिडिटी। सो एसिड कंटेन्स बेसिसिटी एंड बेस कंटेन्स एसिडिटी। समझ में आ गया, एसिड को होती है बेसिसिटी और बेस को होती है एसिडिटी। तो एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी, जितना उसके पास H प्लस है। चलो मैं 3 एग्जांपल लेता हूं, HCl, HNO3, HBr। बराबर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक, हाइड्रोक्रोमिक एसिड, सब में 1 H प्लस है, तो उनकी बेसिसिटी 1 होगी। ठीक है, फिर 2 एसिड लेता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक और ऑक्जेलिक एसिड में 2 H प्लस है, तो उनकी बेसिसिटी 2 होगी। इतना ही नहीं, फॉस्फोरिक एसिड, उसमें 3 H प्लस है, तो उनकी बेसिसिटी क्या होगी, 3। सो रिमेंबर माय वर्ड्स, बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ H प्लस प्रेजेंट इन एसिड। बच्चों उसमें एक्सेप्शनल केस 2 है, एक है H3PO3 और H3PO2। H3PO3 में 3 हाइड्रोजन दिखते हैं, फिर भी उसकी बेसिसिटी 2 है, और H3PO2 उसमें 3 H प्लस होने के बावजूद उसकी बेसिसिटी 1 है। समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों है। मैं जानता तो हूं, लेकिन 12th में चैप्टर नंबर 7 में आप पढ़ने ही वाले हो, इसलिए यहाँ पे डिस्कस करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा आप डीप में चले जाओगे ना तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बराबर, लेकिन इतना याद रखना, बराबर, जब भी आपको H3PO3 या H3PO2 दें तो उनकी बेसिसिटी एक्सेप्शनल केस में होगी। ओके, कैसी होगी, एक्सेप्शनल केस में होगी। तो यहाँ है ना, इतना याद रखो, फॉस्फोरस वाले एसिड में 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1, तो ये है बेसिसिटी ऑफ एसिड। नाउ एसिडिटी ऑफ बेस में देखो, NaOH, KOH, LiOH, सभी में एक ही OH है,
तो उनको एक ही H प्लस चाहिए, तो उनकी एसिडिटी 1 होगी। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, उसमें दो दो OH है, तो उनकी एसिडिटी क्या होगी? 2। तो याद रखो फॉर्मूला क्या था, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एसिड और बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मोलेकुलर वेट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, चलो HCl की बात करें। इक्विवेलेंट मास को कैपिटल E कहेंगे। जब फॉर्मूला में लिखो सॉल्यूशन के तो E2 कर देना। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलेकुलर मास अपॉन, अब देखो देखना है एसिड है या बेस, एसिड है ना, तो उसकी बेसिसिटी होगी। तो एक ही H प्लस है तो नीचे 1 रख दो, तो 36.5 डिवाइड बाय 1, आंसर इज 36.5। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल और इक्विवेलेंट मास का यूनिट है ग्राम पर इक्विवेलेंट। यूनिट क्या होगा? ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो अब बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या आएगा? मोलेकुलर मास अपॉन बेसिसिटी, बराबर। सो 98 उसका मोलर मास आप जानते हो, 2 ही H प्लस है तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो आएगा 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। चलो NaOH कॉस्टिक सोडा, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलेकुलर वेट अपॉन एसिडिटी। ओके, यहाँ एक ही OH माइनस आयन है तो मोलर मास होगा 40, एसिडिटी होगी 1, सो ओवरऑल 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट, 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ओके, सो ये हुआ एसिड और बेस का इक्विवेलेंट मास, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। अब हम बात करेंगे बच्चों सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास। सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला है मोलेकुलर वेट अपॉन टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कोई भी सॉल्ट हो उसका इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? मोलेकुलर वेट अपॉन टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल देते हैं, चलो। सॉल्ट ऑफ NaCl। अब आप जानते हो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, क्लोरीन का 35.5। अब देखो आयनाइजेशन कर दो सॉल्ट का, तो NaCl के आयंस कौन से होंगे? Na प्लस एंड Cl माइनस। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +1। टोटल नेगेटिव चार्ज -1। प्लस हो या माइनस, डिजिट कितना है? 1 ना। तो बस डायरेक्ट इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लगाओ। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन टोटल चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब NaCl का इक्विवेलेंट मास है 58.5, चार्ज है उसका +1 -1 मतलब 1, तो यहाँ पे आएगा 58.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग नहीं राइटिंग मिस्टेक है। क्या आएगा? 58.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल, डिटेल में नहीं जाएंगे। चलो सोडियम सल्फेट दिया है, तो आपको इतना पता होना चाहिए केमिस्ट्री स्टूडेंट होने की वजह से कि सल्फेट का चार्ज होता है -2 और सोडियम का ऑलवेज +1, तो आएगा 2Na+। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? 2 1 2। देखो Na के ऊपर +1 है ना, मल्टीप्लाई बाय मोल नंबर, तो 2 × 1 क्या होगा? 2। चलो टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा? 1 × -2, -2 होगा ना। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज +2 और -2 नेगेटिव चार्ज। सो लगाओ लगाओ इंपेरिकल इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा? m/2। मतलब जो कुछ भी मोलर मास है उसको 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, चलो आगे सोचते हैं। K3PO4। K3PO4 में आता है बच्चों 3K+ एंड PO4 -3। तो उसमें भी आप समझ सकते हो 3 1 3 हो या -3 1 -3 हो, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय 3। तो ये हुआ बच्चों सॉल्ट का मोलेकुलर वेट। ओके,
अब मैं बात करूंगा एलिमेंट की या एटम और आयन का इक्विवेलेंट मास। आपको पूछा जाए कि भाई एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास फाइंड करो, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास फाइंड करो, तो आपको पता होगा एल्यूमिनियम के जितने भी कंपाउंड्स हैं यूनिवर्स में, उसमें उसका चार्ज फिक्स है +3। आपने इसके अलावा कोई कंपाउंड उसका नहीं देखा होगा। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3, मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2, तो एल्यूमिनियम का चार्ज ऑलवेज +3 होता है। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन इट्स चार्ज। तो एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27 होता है, डिवाइड बाय 3 कर दो तो आंसर आएगा 9। ओके, 9 3 are 27। सेम वे इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन चार्ज। अब देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास तो 24 है ना। अच्छा, उसके आयन में चार्ज कौन सा है? +2, तो डिवाइड बाय 2 करो तो क्या आएगा? 12 ग्राम पर इक्विवेलेंट। बराबर, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बाय दिस मेथड। ओके, अब रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करें तो आपको समझ में आए वैसे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। आपने देखा होगा 10th में ऑक्सीडेशन में Fe0 मतलब Fe न्यूट्रल loses 3 इलेक्ट्रॉन and forms Fe3+ ion। ओके, तो आप देख सकते हो Fe जब न्यूट्रल होता है तो उसका चार्ज है 0, 0 से इंक्रीज होके कितना हुआ? +3। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 हुआ ना, 0 से बढ़ के चार्ज +3 हुआ। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ रिएक्शन। तो देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe फाइंड करना हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe, तो उसका फॉर्मूला है बच्चों एटॉमिक मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब Fe का एटॉमिक मास है बच्चों 56, और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए? 3, या फिर कितना चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में? 3, तो डिवाइड बाय 3 कर दो, जो आता है वो आंसर, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe इन दिस रिएक्शन। ठीक है, चलो सेम वे रिडक्शन की एक रिएक्शन देखते हैं। कॉपर +2 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके +1 बन रहा है, बराबर। तो आपने देखा +2 से +1 गया मतलब डिक्रीज बाय 1 है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर क्या होगा? मोलर मास बाय 1, so 63.5 डिवाइड बाय 1, so 63.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसके आगे कोई एक भी एग्जांपल बाकी नहीं जो इक्विवेलेंट मास को एक्सप्रेस करता है। तो इतना याद रखिए बच्चों, क्या याद रखना है? एसिड का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी, बेस का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन एसिडिटी, सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फिर एटम और आयन का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाय चार्ज। एंड रेडॉक्स रिएक्शन में याद रखो मोलिकुलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चलो तो उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे नॉर्मलिटी के। फाइंड नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी when 9.8 gram sulfuric acid is dissolved in 100 ml of solution. Find normality and molarity when 9.8 gram sulfuric acid is dissolved in 100 ml solution. Okay, तो देखो बच्चों, पहले तो मैं जानता हूं वो करूंगा। मोलारिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो आपको पता है मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना आता है? 98। भले पता हो फिर भी मेंशन करने का, कैलकुलेट करने का। तो चलो वेट था 9.8, मोलिकुलर वेट था बच्चों 98 हम लाए।
अब वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम किस में है, ml में, तो उसको 1000 से डिवाइड करोगे 100 को, तो लीटर में कितना आएगा, 0.1 आएगा। तो डिशुम करोगे, सो आंसर इज 1 मोलर। तो ये तो आप जानते थे क्योंकि ये मोलारिटी है। लेकिन अगर नॉर्मलिटी फाइंड करनी है तो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, इक्विवेलेंट मास। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, इट इज मोलर मास डिवाइड बाय 2, बराबर। कुछ बच्चे होते हैं उतावले, दो उड़ा देते हैं, फिर लिखेंगे E2 इज इक्वल टू m। ध्यान में रखो भाई। चलो E2 जो है वो 98 है और सल्फ्यूरिक एसिड में दो H प्लस है, तो उसकी बेसिसिटी, कुछ लोग है ना उतावले होते हैं, बोलने में ध्यान नहीं रखते, वो लोग बेइज्जती कर देते हैं। बेइज्जती नहीं है, क्या है ये, बेसिसिटी। सो डिवाइड बाय 2 क्या आएगा, 49। तो लगाओ नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। देखो 9.8 का 9.8 ग्राम है, इक्विवेलेंट मास लाए हम 49 और वॉल्यूम 0.1 है, तो डबल आया 2 नॉर्मल, बराबर। क्या आएगा, 2 नॉर्मल। ये तो बात हुई प्रैक्टिस की। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में टाइम सेविंग टेक्निक से काम करना है तो याद रखने का नमन। क्या याद रखने का, नमन। नमन का मतलब है बच्चों, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n। नमन का मतलब है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n। तो आपने मोलारिटी फाइंड कर ली थी, कितनी आई थी, 1। मोलारिटी हम लाए थे ना 1। अच्छा, बेसिसिटी सल्फ्यूरिक एसिड में 2 होती है ना, तो 1 2 जा 2, तो डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है 2 नॉर्मल। ठीक है, चलो ये एसिड का एग्जाम्पल था। अब हम सॉल्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड नॉर्मलिटी व्हेन 10 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट 10 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट is dissolved in 200 ml solution. Find normality when 10 gram of sodium sulfate is dissolved in 200 ml of solution. तो सेम पैटर्न हमने ली है, सोडियम सल्फेट का मोलर मास फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 142 ग्राम पर मोल। ओके, चलो अब मोलारिटी जो है उसका फॉर्मूला लगाओ, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। कितना ग्राम है, 10, मोलर मास है 142, 200 ml उसको लीटर में कन्वर्ट करे तो क्या आएगा, 0.2। सो मोलारिटी मिल जाएगी। क्लियर। अब बात करेंगे बच्चों नॉर्मलिटी की, तो उसके लिए चाहिए इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला है मोलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ तो सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट, इसलिए लिखेंगे चार्ज, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो Na2SO4 में Na प्लस 2 बार आएंगे तो टोटल चार्ज +2 है। टोटल चार्ज कैसा है, +2। सो 142 डिवाइडेड बाय 2, सो योर आंसर विल बी 71। आंसर क्या होगा, 71। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लग दीजिए, W2 अपॉन E2 इंटू VML। सो फाइनली इक्विवेलेंट मास 71 लिख दो, तो यहाँ पे आंसर आता है 0.704 नॉर्मल। तो आपके लिए नई चीज सिर्फ ये है, हाउ कैन वी कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास। ओके, और शॉर्टकट लगाओ टाइम सेविंग टेक्निक का, नमन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू 2, सो आंसर विल बी 0.704 नॉर्मल। ओके